अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं उसी वक्त फ़ाइल हाथ में लेकर उठा और दफ्तर से निकलकर सीधा असला के गोडाउन नंबर 1 की तरफ चल पड़ा। ये गोडाउन चंद कदमों के फासले पर था। गोडाउन का दरवाज़ा बंद था और उसे लॉक लगा हुआ था। बाहर ड्यूटी पर गार्ड संतरी खड़ा था। उसने मुझे देखकर सिर्फ एड़ियाँ बजाकर मेरी ताज़ीम की। मैंने कहा, जवान दरवाज़ा खोलो, मुझे ज़रूरी चेकिंग करनी है। संतरी मुझे जानता था कि मैं इंटेलिजेंस का कैप्टन हरिनाथ हूँ और हेडक्वार्टर से फौजी साजो सामान और सिक्योरिटी की चेकिंग के लिए आया हूँ। उसने मुझे अपने जीओसी के साथ सुबह चेकिंग के लिए अंदर जाते भी देखा था। उसने फौजी अंदाज में कहा, सर, कैप्टन प्रसाद लॉक करके चाबी अपने साथ ले गए हैं। मैं वहीं से अपने ऑफिस में आ गया। वहां से इंटरकॉम पर कैप्टन प्रसाद को फ़ोन किया। घंटी बजती रही। वो अपनी सीट पर नहीं था। मैंने मेजर पटेल को फ़ोन किया और कैप्टन प्रसाद का पूछा। वो कहने लगा, सर, वो तो नेवल हेडक्वार्टर गया हुआ है, कोई ख़ास बात हो तो फरमाएं। मैंने कहा, मुझे स्टोर में कुछ आइटमें चेक करनी थी, वो गोडाउन लॉक कर गया है। उसकी डुप्लीकेट चाबी तुम्हारे पास है तो मुझे भिजवा दो। मेजर पटेल ने जवाब दिया, सर, सिक्योरिटी के मामले में वो किसी पर भरोसा नहीं करता। डुप्लीकेट चाबी भी उसके पास होती है, फिक्र न करें, वो थोड़ी देर में आ जाएगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं। मैं फ़ोन बंद करने लगा तो मेजर पटेल बोला, सर, आपकी मिसेज आपके लिए परेशान थी, आपने उनसे बात करते हुए फ़ोन अचानक बंद कर दिया तो वो मुझसे आपकी सेहत के बारे में पूछने लगी कि आपका गला क्यों ख़राब हो गया है। मैंने ज़रा सा खांस कर कहा, गले में मामूली सी खराश है, खतरे की कोई बात नहीं है। मेजर पटेल बोला, सर, अपनी मिसेज को दोबारा फ़ोन ज़रूर कर लीजिए, वो तो कह रही थी कि मैं खुद आकर आपकी खैरियत मालूम करती हूँ। मैंने जल्दी से कहा, वो तो खामखा परेशान हो जाती है। ठीक है, मैं उसे अभी फ़ोन करता हूँ। मैंने रिसीवर रख दिया और सोचने लगा कि कहीं वह की असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी यहाँ न पहुँच जाए। जामनगर से द्वारका का फासला इतना ज़्यादा भी नहीं है। सारा दिन बसें और लारियाँ चलती रहती हैं। मैं परेशान सा होकर कुर्सी से उठकर कमरे में टहलने लगा। उस वक्त बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मेरे लिए अजीब मुश्किल पैदा हो गई थी। मैं टारगेट पर पहुंचकर बेबस हो गया था। अगर फर्ज कर लिया कि असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी परिमा अचानक आ जाती है तो फिर क्या होगा? वो अपने खामद की जगह एक अजनबी को देखकर हैरान रह जाएगी और फिर मेरा सारा राज फांस हो जाएगा और एंड टारगेट पर पहुंचकर मेरा कमांड ऑपरेशन नाकाम हो जाएगा और एन मुमकिन है कि मुझे रात होने से पहले पहले फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दिया जाए। मैं मेजर पटेल से ज़्यादा पूछना भी नहीं चाहता था कि कैप्टन प्रसाद कब वापस आएगा, इस ख्याल से कि उसे शक न पड़ जाए कि आखिर मुझे क्या जल्दी है और मैं बार बार क्यों पूछ रहा हूँ। बगैर पूछे मुझसे रहा भी नहीं जा रहा था। मैंने 2-3 बार फ़ोन की तरफ हाथ भी बढ़ाया और फिर कुछ सोच कर रुक गया। असरा के गोडाउन में दाखिल होने का दूसरा कोई दरवाज़ा भी नहीं था। ऐसी कोई बाज़ार इमरजेंसी भी नहीं थी कि जिसका बहाना बनाकर मैं मेजर पटेल से कहता कि गोडाउन का ताला तोड़ दिया जाए। अगर फ़र्ज कर लिया मैं ताला तोड़वा भी देता हूँ तो इस सूरत में मेजर पटेल मेरे पास ही खड़ा हो गया और जब मैं हट में चेक करने के बहाने स्टोर में जाऊँगा तो वो भी मेरे साथ ही आ जाएगा और मैं उसे रोक नहीं सकूँगा। मैं अजीब व गरीब उलझन में मुब्तला हो गया था। सूरत हाल बड़ी परेशान कुन शिकल इख्तियार कर गई थी। मैं खतरनाक दोराहे पर आकर खड़ा हो गया था। ना आगे बढ़ सकता था ना पीछे मुड़ सकता था। मैंने सोचा मेजर पटेल को फ़ोन करके पूछता हूँ कि नेवल हेडक्वार्टर्स में कैप्टन प्रसाद किस नंबर पर मिल सकता है ताकि उसे फ़ोन करके फ़ौरन वापस बुलाऊँ। जैसे ही मैंने टेलीफोन की तरफ हाथ बढ़ाया उसकी घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से मेजर पटेल की आवाज़ आई, सर, अभी अभी कैप्टन प्रसाद का फ़ोन आया था। मैंने उसकी बात काट कर कहा, मुझे उसका फ़ोन नंबर दो, मैं खुद उससे बात करूंगा। मेजर पटेल ने कहा, सर, उसने अपना नंबर नहीं दिया, वो दीवार का कि नेवल बेस के एयर कमोडोर गायकवाड़ के ऑफिस में बैठा है। जो इमिग्रेशन की नई शिपमेंट आ रही है उसके बारे में ज़रूरी डिस्कशन कर रहा है। उसने कहा है कि मैं एयर कमोडोर के साथ जेडी पर जा रहा हूँ।
1 घंटे तक वापस आ जाऊंगा। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि गोडाउन का ताला तोड़ देना चाहिए। फिर ख्याल आया कि ताला मेजर पटेल के सामने तोड़ा जाएगा। लाजमी बात है कि वो आइटमें चेक करवाने मेरे साथ ही अंदर रहेगा। मैं उसे किस तरह रोकूंगा? इस बात का खतरा है कि मेरे अकेला अम्यूनेशन स्टोर में जाने से उसे शक पड़ जाए। मैंने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। मैं उसे अंदर जाने से रोक दूंगा और कह दूंगा कि बाज़ आइटमें मैं अकेला ही चेक करना चाहता हूँ। ये फैसला करने के बाद मैंने मेजर पटेल को दोबारा फ़ोन किया और कहा, बाज़ आइटमों की चेकिंग ज़रूरी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम गोडाउन का ताला तोड़ दें? मेजर पटेल ने किसी कदर हैरानी का इजहार किया और बोला, सर ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात नहीं है। ताला तोड़ने की क्या ज़रूरत है? और फिर हम सिवाय इस हालत में कि स्टोर में आग लगने का खतरा हुआ गोडाउन का ताला नहीं तोड़ सकते सर। आप तो मिलिट्री के इलाज से वाकिफ़ हैं सर, ये डिसिप्लिन का मामला है। आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। आप तो अभी हमारे पास ही हैं। उसने बिल्कुल सही बात की थी। मैंने फ़ौरन कहा, ठीक है मेजर, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। कैप्टन आएगा तो चेकिंग हो जाएगी। मेजर पटेल बोला, सर ताला तोड़ने के लिए भी हमें जामनगर में आपके इंटेलिजेंस वालों को इतला देनी पड़ेगी। उनको इतला देने के बाद ही हम एमुनेशन स्टोर का ताला तोड़ सकेंगे। अब तो ताला तोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने हल्का सा बनावटी कहका लगाते हुए कहा, अरे नहीं मेजर नहीं, फॉरगेट इट। हाँ, जैसे ही कैप्टन प्रसाद है उसे मेरे पास भिजवा दीजिएगा। ओके सर। मैंने बोझल दिल के साथ टेलीफोन रिसीवर रख दिया। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी आप बीती सुनाते हुए आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कमांडोज एक एक इंच की पैदाइश करवा लेने और पूरी पूरी जांच पड़ताल करने और हर पहलू पर कई कई दिन गौर फिक्र करने के बाद एक प्लान तैयार करते हैं। लेकिन टारगेट पर पहुंचने के बाद ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि सूरत हाल ही बदल जाती है। उस मकाम पर फिर कमांडो की ज़ाती अक्ल दानिश फहम व फरासत मौका शनासी और असाब की मजबूती काम आती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई थी। सारे का सारा प्लान बिल्कुल ठीक चलते चलते इन निशाने पर पहुंचकर अचानक नई शिकल इख्तियार कर गया था। चुनाचे अब मुझे भी ज़ाती अकल और असाब की मजबूती का मुजाहरा करना था, जो मैं कर रहा था। इसके बावजूद कुदरती बात थी कि मैं सख्त बेचैन था। मेरे कमरे की खिड़की से बाहर बदस्तूर बूंदाबांदी हो रही थी। बारिश मूसलाधार थी। हल्की हल्की बरखा सी झड़ी लगी हुई थी। मैं कुछ देर खिड़की के पास खड़ा सोच रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हकीकत यह है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था सिवाय कैप्टन प्रसाद के इंतज़ार के, और उसके आने में अभी 1 घंटा बाकी था। ये वक्त मुझसे गुजारा नहीं जा रहा था। कुछ देर मेज़ पर रखी फाइल खोलकर उस पर दर्ज मिलिट्री एमुनेशन के आइटम देखता रहा। फिर उसे बंद करके उठा। अपने ऑफिस रूम से निकलकर हल्की बूंदाबांदी में इहाते की सड़क पार करके सामने मेजर पटेल के ऑफिस में आ गया। वो मुझे देखते ही कहने लगा, सर कैप्टन थोड़ी देर में आ जाएगा, वहाँ कोई इमरजेंसी पड़ गई होगी। आप मेरे पास बैठे हैं, मैं कॉफ़ी मंगवाता हूँ। मैं बैठ गया। उसने असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी परिमा की बातें शुरू कर दी। कहने लगा, सर आप अपने मिसेज को फ़ोन ज़रूर करें। मेरा ख्याल है आपने फ़ोन कर दिया होगा। वो बड़ी परेशान थी। आपका गला ख़राब है और आपने हमें बताया ही नहीं। मैं अभी स्टोर से आपके लिए टेबलेट मंगवाता हूँ। मैंने कहा, नहीं नहीं मेजर, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं थोड़ा सा खांस कर खामोश हो गया। मैंने उसे यूं ही कह दिया कि हाँ, मैंने अपनी मिसेज को फ़ोन पर तसल्ली दे दी थी। इतने में उर्दुली काफ़ी ले आया। हम काफ़ी पीने लगे। मेजर मुझसे फोर्ड की सिक्योरिटी के बारे में पूछने लगा। सर हमने तो यहाँ सिक्योरिटी बड़ी सख्त रखी हुई है। फिर खुद ही हंस कर बोला, अब हमें मालूम नहीं कि आपके इंटेलिजेंस को हमारी सिक्योरिटी के बारे में क्या रिपोर्ट पहुँची है। मैंने बेदिली से कहा, डोंट वरी मेजर, हमें जो रिपोर्ट पहुँची है वो गलत नहीं होती है। वैसे यहाँ सिक्योरिटी का इंतज़ाम तसल्ली बख्श पाया है मैंने। हम अंग्रेजी में बातें कर रहे थे। मेजर पटेल बड़ा खुश हुआ। थैंक यू सर, थैंक यू। वहाँ बैठे बातें करते और काफ़ी पीते आधा घंटा गुजर गया। अब बाकी का आधा घंटा मुझे वहाँ गुजारना दुश्वार मालूम हो रहा था। मैंने कुर्सी से उठते हुए मेजर पटेल से कहा, मैं कुछ देर आराम करने अपने क्वार्टर में जाता हूँ। कैप्टन प्रसाद आए तो मुझे इतला कर देना।
ओके सर, मैं उसी वक्त फ़ोन कर दूंगा। मेजर पटेल मुझे छोड़ने बरामदे तक आया। हालांकि उसका रैंक मुझसे बड़ा था, मगर मैं वहाँ मिलिट्री इंटेलिजेंस की तरफ से सिक्योरिटी की चेकिंग करने के लिए आया था, इसलिए वो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा खुशामद में लगा हुआ था। बाहर बूंदाबांदी देख कर बोला, मैं छाता मंगवाता हूँ सर। मैंने हाथ के इशारे से कहा, नो नो मेजर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ ओके। और मैं बूंदाबांदी में ही अपने रिहायशी क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। मेरी उस वक्त की कैफियत ऐसी थी कि जैसे कोई शख्स तनी हुई रस्सी पर चलते चलते अचानक रुक गया हो, या उसे किसी मजबूरी की वजह से रोक दिया गया हो। मैं कैप्टन हरिनाथ की वर्दी में था, सर पर बेरेट कैप थी। मुझे बूंदाबांदी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। मैं अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। मुझे ये भी डर था कि कहीं असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी अचानक दवारका की गरीजन में ना आ जाए। उसके आने से न सिर्फ मेरा मिशन नाकाम हो जाना था, बल्कि मेरा गिरफ्तार होना भी यकीनी था। मैं अपने क्वार्टर में आकर ड्राइंग रूम में बैठ गया। 15 के 15 धमाका खैज टेबलेट बम मेरी पतलून की जेब में थे। कम बखत कैप्टन प्रसाद को भी आज ही नेवल हेडक्वार्टर जाना था। मैं दिल में उसे गालियां देता हुआ उठा और बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोने लगा। ठंडे पानी के छूंडू से मुझे थोड़ी सी तस्कीन मिली। मैं बालों में कंघी फेर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैं जल्दी से बाथरूम से निकला और रिसीवर उठाकर हेलो कहा। दूसरी तरफ से मेजर पटेल बोल रहा था। उसने पुरमसरत लहजे में कहा, सर, कैप्टन प्रसाद आ गया है, मैं उसे आपकी तरफ भेज रहा हूँ। गोडाउन नंबर 1 की दोनों चाबियां उसके पास ही हैं। मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, थैंक गॉड। मेजर पटेल ने शरारत भरी आवाज में कहा, सर, इसके साथ ही आपके वास्ते एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? मैंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मेजर पटेल की हंसी की आवाज़ आई। कहने लगा, सर, आपको थोड़ी देर बाद खुद ही मालूम हो जाएगा। बड़ा खुशगवार सरप्राइज है सर। और उसने हंसते हुए टेलीफोन बंद कर दिया। मैं सोचने लगा कि खुशगवार सरप्राइज क्या होना है। फिर मुझे ख्याल आया कि मेजर ने मेरे लिए कोई तोहफा ना भेजा हो। वो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुश करना चाहता है। वो तो यही समझ रहा था कि मैं असली कैप्टन हूँ और मुझे उसकी कारकर्दगी की रिपोर्ट ऊपर भिजवानी है। बहरहाल मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि कैप्टन प्रसाद गोडाउन की चाबी लेकर आ गया था। इतने में मुझे ड्राइंग रूम के बरामदे में कदमों की चाप सुनाई दिया। फिर ड्राइंग रूम का पर्दा हटा और कैप्टन प्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा, सारे जामनगर से हमारी भाभी और आपकी मिसेज आई हैं। मैं अपनी जगह पर एक लम्हे के लिए सुन होकर रह गया। इतने में एक आम शक्ल सुरासी साड़ी वाली औरत ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। कैप्टन प्रसाद ने कहा, लीजिए भाभी जान, संभालिए अपने पति देव को। वो औरत मेरी तरफ हैरान परेशान नज़रों से देख रही थी। ये तो मेरा खामंद हरिनाथ नहीं है। कैप्टन हरिनाथ की बीवी का मेरी तरफ देखकर ये कहना कि ये तो मेरा खामंद नहीं है, ऐसे ही था जैसे किसी ने वहां दस्ती बम फेंक दिया हो। एक खामोश धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज़ नहीं थी, मगर मेरे कदमों के नीचे ज़मीन हिल गई। मेरे सर के ऊपर जो एक तलवार लटक रही थी, उसकी रस्सी टूट गई। अब तलवार की नोक सीधी मेरे सर में घुसने वाली थी। मेरे पास एक सेकंड का भी वक्त नहीं था। एक सेकंड के अंदर अंदर मुझे इन दोनों को ठिकाने लगाना था। दूसरी सूरत में मेरी मौत है और मेरे कमांडो मिशन की मौत यकीनी थी। कैप्टन प्रसाद जो इस औरत के साथ आया था, उसने जब सुना कि मैं उस औरत का खामद यानी असली कैप्टन हरिनाथ नहीं हूँ, तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। इसके बाद मैंने उसे मजीद हैरान होने का मौका न दिया। मैं इस पोजीशन में ही नहीं था कि उसे जिंदा हालत में वहां से बाहर जाने की इजाज़त देता। मेरी सारी की सारी कमांडो ट्रेनिंग 1000 वोल्ट की बरकी तवानाई बनकर मेरे बाजुओं के पट्टों में सिमट रही थी। कैप्टन प्रसाद मेरी बाएं जानब कोई 3 कदमों के फासले पर खड़ा था। उस हिंदू औरत के मुंह से यह जुमला निकले, एक सेकंड भी पूरा नहीं हुआ होगा कि मैंने छलांग लगाकर कैप्टन प्रसाद की ठोड़ी के नीचे फ्लाइंग किक इतनी जोर से लगाई कि वो धड़ाम से पीछे को जा गिरा। हिंदू औरत दहशतज़दा होकर बाहर को भागी। मैंने उछलकर उसे भी दबोच कर वहीं गिरा लिया। उस औरत को मैं हलाक नहीं करना चाहता था। कैप्टन प्रसाद का जबड़ा टूट चुका था। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसकी गर्दन बाजू के शिकंजे में लेकर जबरदस्त झटका दिया। तटक की आवाज़ के साथ ही उसकी गर्दन की हड्डी 2 टुकड़े हो गई। हिंदू औरत की गग्गी बंद गई थी। वो रो रही थी। मैं उसे खींचकर गुस्लखाने में ले गया
उसकी साड़ी फाड़कर उसके मुंह में कपड़ा ठोंसा, उसके हाथ पीछे बांधे और गुस्लखाने के टब में धक्का देकर जल्दी से बाहर आया। कैप्टन प्रसाद की लाश पहलू के बल पड़ी थी। मैंने उसकी जेबों की तलाशी लिया, असला के गोदाम की दोनों चाबियां निकाली। एक चाबी जो डुप्लीकेट थी वहीं रहने दिया, दूसरी चाबी अपनी जेब में रखी। उसकी लाश को भी घसीट कर गुस्लखाने में ले जाकर डाल दिया और गुस्लखाने का दरवाज़ा बंद करके बाहर से चटकने लगा दिया और टेलीफोन का डायल घुमाकर मेजर पटेल को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से मेजर पटेल ने हेलो कहा तो मैंने कहा, मेजर मैं कैप्टन हरिनाथ बोल रहा हूँ, तुम्हारी भाभी पहुँच गई है, शुक्रिया। मैं और कैप्टन प्रसाद और तुम्हारी भाभी इस वक्त काफ़ी पी रहे हैं, थोड़ी देर बाद तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, फिर इकट्ठे असला डिपो और दूसरे गोदामों की चेकिंग करने चलेंगे। मेजर पटेल ने हंसकर कहा, सर इस वक्त मैं भी आपके पास आकर भाभी के हाथ की बनाई हुई काफ़ी पीता, मगर मैं आज काम में सख्त मसरूफ़ हूँ। मैंने भी हंसकर कहा, नो प्रॉब्लम मेजर, थोड़ी देर बाद हम खुद तुम्हारे पास आ रहे हैं, फिर इकट्ठे खाना खाने बाहर चलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। ज़रा कैप्टन प्रसाद से मेरी बात करा दें। मैंने कहा, वो इस वक्त बाथरूम चला गया है, बाहर निकलता है तो तुम्हारी बात कराता हूँ। डोंट वरी सर, कोई बात नहीं। ओके बाय सर। और मैंने टेलीफोन बंद कर दिया। आखिरी बार गुस्लखाने का दरवाज़ा खोलकर मैंने अंदर देखा। टब में पड़ी हुई असली कैप्टन हरिनाथ की बीवी, जिसके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और हाथ पीछे बंधे हुए थे, करा रही थी। मुझे ख्याल आया कि ये उठकर गुस्लखाने के दरवाजे तक आकर लातें मारकर दरवाजे को तोड़ नहीं सकती तो कम से कम शोर ज़रूर मचा सकती है। मैंने अंदर जाकर उसकी साड़ी का एक और टुकड़ा फाड़ा और उसके दोनों पाँव भी बांध दिए। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी और उसके हलक से गर गर की आवाज़ें निकल रही थीं। मैंने गुस्लखाने को बंद करके चटकने लगी। ड्राइंग रूम की दीवार में लगे हुए शीशे में अपनी वर्दी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और तेज तेज कदमों से ड्राइंग रूम से निकल गया। अब मुझे दवारका की फोर्ड के सबसे बड़े गोला बारूद के जखीरे यानी आर्सेनल और इमोनेशन डम में पहुंचकर वहां बम लगाने थे, जो चिंगम की 15 टिकियों की शिकल में मेरी जेब में महफूज पड़े थे। बाहर बूंदाबांदी रुक गई थी। आसमान पर गहरे बादल उसी तरह छाए हुए थे। मैं मेस ऑफिसर की दूसरी तरफ से होता हुआ असला के गोदाम की तरफ गया। सामने की तरफ से जाने से मेजर पटेल की नज़र अपने दफ्तर की खिड़की से मुझ पर पड़ सकती थी। इम्यूनेशन कोबरा हेलीकॉप्टरों और मीडियम और हेवी गनों के गोला बारूद के जखीरे वाले गोदाम के दरवाजे पर गार्ड पहरे पर मौजूद था। मैं कैप्टन हरिनाथ की फुल वर्दी में था और गार्ड इससे पहले मुझे मेजर पटेल के साथ वहां आकर असला वगैरह की चेकिंग करते देख चुका था और उसे मालूम था कि मैं अहमदाबाद हेडक्वार्टर से दवारका की फोर्ट में असला और सिक्योरिटी की चेकिंग के लिए यहाँ, इसलिए उसने मुझे देखकर अटेंशन होकर सैल्यूट मारा। मैंने एक हाथ ऊपर ले जाकर सैल्यूट का जवाब दिया और चाबी उसे देकर कहा, दरवाज़ा खोलो, ज़रूरी चेकिंग करनी है। गार्ड संतरी ने मुझसे चाबी लिया, डबल मार्च करता दरवाजे तक गया और उसका ताला खोलकर पीछे हटकर अटेंशन खड़ा हो गया। मैंने उसे चाबी लेकर कहा, देखो जवान, मैं सिक्योरिटी चेकिंग की ड्यूटी पर हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। ठीक है सर, गार्ड संतरी ने सैल्यूट मारकर कहा। गोदाम में दाखिल होने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दिया। मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट थे। इस दौरान मुझे वो सब कुछ कर डालना था जिसके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई हुई थी और जो मेरा कमांडो मिशन था। गोदाम एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था जिसके 6-7 सेक्शन बने हुए थे। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, मैं पहले भी मेजर पटेल और कैप्टन प्रसाद के साथ यहाँ आकर तमाम मसला गोला बारूद वगैरह की चेकिंग कर चुका था और जैसा कि आप ये भी पढ़ चुके हैं कि मैं नकली कैप्टन हरिनाथ बनकर दवारका की फोर्ट के सिमुलेशन के जखीरे को चेकिंग करने के लिए आया था। असली कैप्टन हरिनाथ, जिसको हेडक्वार्टर ने वाकई चेकिंग के लिए भेजा था, मैंने अपने मास्टर सफाई करीम के साथ मिलकर रास्ते में ही उसे हलाक कर डाला था और उसकी वर्दी पहनकर खुद कैप्टन हरिनाथ बनकर वहां पहुंच गया था। सबसे पहले मैं उस सेक्शन में गया जहां इसराइली हुकूमत की मदद से इंडिया की हुकूमत ने कश्मीरी मुजाहिदीन के ठिकानों और उनके घरों पर बमबारी करने और रॉकेट बरसाने के लिए कोबरा हेलीकॉप्टर मंगवा कर बड़े बड़े करेटों की शक्ल में रखे हुए थे।
इन करेटों में हेलीकॉप्टरों के सारे पार्ट्स थे। मैंने जेब से प्लास्टिक का वो लिफाफा निकाल लिया था जिसमें क़यामत के धमाका से फटने वाले इंतहाई ताकतवर च्युइंगम बम थे। बम मैंने मास्टर सपई और हाई एक्सप्लोसिव्स के माहिर करीम भाई के साथ मिलकर खुद बनाए थे। मैंने एक करेट छोड़कर 5 करेटों के साथ च्युइंगम बम चिप गए और उनके ऊपर जो छोटा सा टीन लगा था उसे दबा दिया। अब इन बमों को 1 घंटे के बाद क़यामत के धमाकों से पड़ना था। इसके बाद मैं तेज तेज चलता हुआ दूसरे सेक्शन में आ गया जहां हेवी और मीडियम तोपों के डिसेंबर्ड पार्ट्स पड़े थे। मैंने यहाँ भी 3 बम चिपका कर उनके बटन जो टाइम डिवाइस से दबा दिए। आखिर मैं उस सेक्शन में आ गया जहाँ गोला बारूद का भारी जखीरा मौजूद था। यहाँ मैंने टारगेट पहले से चुन रखे थे। मेरे पास सिर्फ 7 बम रह गए थे। यहाँ ज़्यादा बम लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये सेक्शन खुद एक बहुत बड़ा बम था। इसे सिर्फ आग लगाने की ज़रूरत थी। फिर भी मैंने वहाँ एक बम लगा दिया जहाँ लंबी सी मेज हेड ग्रेनेड बम और हेवी आर्टिलरी के गोलों का बहुत बड़ा जखीरा ढेरियों और 10-12 कतारों की शक्ल में रखा हुआ था।